हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो इस समय हम क्या देख रहे हैं? इस समय हम लूसेंट अपनी जीके में लूसेंट जीके की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें अभी हम क्या देख रहे हैं? तो इस समय हम लोग जो देख रहे हैं वो है पॉलिटी सब्जेक्ट। हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो कि चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और हमने ज्योग्राफी में काफ़ी सारे चैप्टर्स भी कवर कर दिए हैं, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर देख सकते हैं। इस समय हम पॉलिटी कर रहे हैं, और जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम कुछ और देखेंगे या फिर अपना ज्योग्राफी वाला सेक्शन ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, पहले ये तो पता हो। कल हमने जो राज्यों का पुनर्गठन है और जो देशी रियासतों का भारत में विलय है तथा संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी आर्टिकल 1 से 3 तक, हालांकि मैंने आर्टिकल 1 से 4 तक पूरा पढ़ा दिया है। तो 1 से 4 तक आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें नागरिकता के बारे में देखना है। और नागरिकता को हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? तो पहली बात तो ये आपको भाग 2 में मिलेगी, और जो आर्टिकल 5 से 11 तक है ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आपको नागरिकता को डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसी चैनल पर एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली जो सीरीज़ चलाई है उसमें पढ़ाया हुआ है। अभी वो बंद है क्योंकि आप लोग उस पर व्यूज़ ठीक ठाक दे नहीं रहे थे, तो बंद करके रखे हुए हैं। पहले मतलब कि जो लूसेंट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम उस पर केयर करेंगे। चाहे आप लोग देखेंगे या नहीं, लेकिन हम उसको कवर करेंगे। तो आज हम नागरिकता अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हम सबसे पहले तो यही देख लें कि ये जो नागरिकता है इसका प्रोविज़न कहाँ पे हमारे संविधान में मिलता है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान का भाग 2, जैसा कि आपको कई बार मैंने बताया है कि टोटल संविधान में हमारे 22 भाग हैं। और वर्तमान में हालांकि उसको 25 कहा जाता है, क्योंकि कुछ क्लॉजेस ऐड कर दिए गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हम जो अपना मूल रूप से 22 भाग है, तो वो जो 22 भाग है उसमें हम देखेंगे कि जो भाग 2 है, भाग 1 हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक था और वो हमने कल पढ़ा दिया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमें भाग 2 पढ़ना है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। और आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल आपको 5 से 11 के मध्य मिल जाएगा। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें यही पूछ लिया गया था कि मतलब कि जो नागरिकता है वो कौन से आर्टिकल में है। तो 5 से 11 उसका राइट आंसर होगा। तो हम ये देखेंगे कि हमने देखा ये कहाँ पे है, भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 के मध्य आपको भारत की नागरिकता का प्रोविज़न हमारे संविधान में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो नागरिकता है उसका प्रावधान क्या है। तो इस प्रावधान में एग्जैक्टली क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है या फिर डुअल नागरिकता का। तो एकल नागरिकता या फिर डुअल नागरिकता, टोटल 2 प्रकार की नागरिकताएं होती हैं। एकल में मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तो ये जो एकल प्रोविज़न है हमारे देश के संविधान में, यही वाला प्रोविज़न है, यानी एकल ही है। और ये प्रेरित कहाँ से है? तो ये ब्रिटेन का संविधान जो है वहाँ से प्रेरित है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रोविज़न किया गया है। और ये डुअल नागरिकता क्या होती है? तो जो डुअल नागरिकता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका प्रोविज़न कहाँ है। तो जो यूएस का संविधान है, यानी कि जो अमेरिका का संविधान है, उसमें आप देखेंगे डुअल नागरिकता का प्रोविज़न है। और डुअल नागरिकता का मतलब क्या हुआ? डुअल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग, सपोज दैट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी की मैं नागरिक हूँ। और अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपकी नागरिकता क्या है, तो हम क्या बताएंगे? ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं यूपी की नागरिक हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं यूपी की निवासी हूँ, लेकिन नागरिकता जो है वो भारत देश की ही है। ऐसे ही केवल यूपी वालों के लिए नहीं है, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित मतलब प्रदेश हैं। इनमें कोई भी कहीं भी व्यक्ति रह रहा हो वो उस स्थान का निवासी होगा। लेकिन अगर उससे पूछी जाए कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो एज अ इंडियन है, यानी कि आप एक नागरिक हैं भारत देश के। लेकिन यूएस में क्या प्रावधान है? यूएस में प्रावधान है कि जैसे यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं, क्योंकि यूएस भी मतलब कि संघ है राज्यों का। तो यूएस में जैसे 50 स्टेट्स हैं, ठीक। और इन 50 स्टेट्स में कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी स्टेट में बिलोंग करता है, तो वो जिस स्टेट में है उसको वहाँ की भी नागरिकता मतलब मिलेगी। और जो अमेरिका संघ है उसको अमेरिका संघ की भी नागरिकता
मिलेगी। तो ये डुअल नागरिकता का प्रोविज़न है जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी लागू नहीं होता। हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और इस तरह की नागरिकता कहाँ पे आपको और मिल जाएगी, तो ब्रिटेन में मिल जाएगी। तो ये तो रहा कि हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान क्या है। अब हम आगे देखेंगे, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, इसके अनुसार कई मतलब कि बेस है या कई आधार हैं जिन्हें से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और वो आधार कौन से हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। तो हम पहला क्या है, पहला है जन्म से। कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा, किस आधार पे जन्म से नागरिक होगा, या मतलब कि किसे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जन्म से भारत देश का नागरिक है, ये आपको कहाँ बताया गया है, ये आपको मतलब कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। टोटल 5 आधार बताए गए हैं भारत में। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है इसमें आप देखेंगे कि टोटल 5 आधार बताए गए हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, और वो 5 आधार में आपको कौन सा मिलेगा, पहले तो मिल जाएगा जन्म से, दूसरा वंश परंपरा के द्वारा, और तीसरा है देशीकरण के द्वारा, चौथा आपको मिलेगा पंजीकरण के द्वारा, और पांचवा आपको मिल जाएगा भूमि विस्तार के द्वारा। तो ये टोटल 5 आधार हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को मिलती है, और ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि किसके माध्यम से, तो जन्म से, यानी कि कोई व्यक्ति जन्म से कैसे भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ पूरी तरह से, तो उस टाइम पे उस डेट को या फिर उस डेट के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में होता है तो वो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि अगर अपवाद में हम लें तो कौन कौन अपवाद हो जाएगा, तो अपवाद में आप देखेंगे कि जो राजनयिक होते हैं, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं राजनयिक, या फिर जो विदेशी लोग होते हैं, विदेशियों के बच्चे, ये इन लोगों को जन्म से, अगर किसी का जन्म यहाँ हो जाता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और इसके लिए अगर आप देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जन्म लेता है, वो कहीं का भी हो, जैसे सपोज दैट 2 व्यक्ति हैं, या ये कहें कि एक कपल है वो जो है यूएस में घूमने गया है, एक कपल है जो यूएस में घूमने गया है, और वहाँ पे अगर उनको डिलीवरी हो जाती है, उनके बेबी का जन्म हो जाता है, तो वो जो बेबी होगा, वो पैसिफिक जो बेबी होगा, वो उस देश का नागरिक माना जाएगा, यानी कि वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। तो लोग क्या काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले देखने को आपको मिल जाएंगे कि अगर कोई कपल हैं वो गए, वहाँ उनके बेबी का जन्म हुआ, तो अब चूँकि वहाँ का प्रोविज़न है कि जो भी बेबी यहाँ पे जन्म लेगा वो उस देश का, यानी कि अमेरिका का नागरिक होगा। तो जब अमेरिका में बच्चे का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसको पालने के लिए उसके गार्डियन का होना तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसी बहाने जो है पेरेंट्स को भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ जन्म ले लिया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए कुछ और भी प्रावधान है, जैसे माता पिता में से या दोनों या फिर कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर उनके दादा दादी कोई भी रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अभी आगे हम सब देखने वाले हैं। तो जन्म से कौन नागरिक होगा भारत देश का, ये हमने बता दिया कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, उस दिन को या फिर उस दिन के बाद अगर कोई बच्चा हमारे भारत देश में जन्म लिया है तो वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा आधार है, तो दूसरा है वंश परंपरा द्वारा। तो दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा भारत की नागरिकता मिलती है। और ये इसमें क्या प्रोविज़न है, तो इसमें आपको बताया गया है कि भारत के बाहर अन्य देश में, तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। तो कोई ऐसा मतलब बच्चा जो भारत देश के बाहर जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के बाद से या उस दिन को, और उसमें से उनके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों भारत के नागरिक हैं, तो वो जो बेबी है वो वंश परंपरा के आधार पर भारत देश का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा देशीकरण के द्वारा नागरिकता। मतलब तीसरा क्या है, तो तीसरा है
देशीकरण के द्वारा नागरिकता। और एक बात और है, ये जो दूसरा था नोट में ही दिया हुआ है, एक बात और जानिए, जैसे ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना लूसेंट में दी हुई हैं, लूसेंट बुक में ही दी हुई हैं, और हम पूरी की पूरी चीज़ें लूसेंट बुक से ही कवर कर रहे हैं। लिख के पढ़ाने के पीछे का रीज़न, एक पहली बात तो ये रीज़न है कि लिख के पढ़ाने से चीज़ें समझ ज़्यादा आती हैं, और दूसरी बात ये कि अगर आप कॉपी मतलब सपोज़ दैट आपने बुक की पीडीएफ बनाई ना, तो छोटी-सी क्लास बहुत लंबा जो है उसका डाटा जाता है। अब जैसे 1 घंटे की क्लास हो तो 2 जीबी, ढाई जीबी इस तरह से डाटा जाता है। तो गाँव में इतनी इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है कि 1 जीबी या 2 जीबी का, अभी जैसे होता क्या था, इसके पहले मैं बुक से ही मतलब पूरी की पूरी क्लास लिया करती थी। उसमें क्या होता था, मॉर्निंग में मैं क्लास अपलोड करती थी तो जाके शाम को वो क्लास अपलोड हो पाती थी, क्योंकि 2 जीबी के ऊपर जो है एक क्लास बन पाती थी। तो इस वजह से लिख के पढ़ाना मेरी मजबूरी भी है, और दूसरी बात अच्छा भी लगता है लिख के पढ़ाने में। तो हमने देखा वंश परंपरा के आधार पर, और वंश परंपरा के आधार पर एक और पॉइंट है जो कि लूसेंट में ही दिया हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं। बताया गया है कि जो माता की नागरिकता है, माता की नागरिकता, अगर माता की नागरिकता के आधार पर किसी बच्चे का जो है नेशनैलिटी प्रदान की जाएगी, तो उसका जो प्रावधान दिया गया है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दी जाएगी, 1992 के द्वारा दी जाएगी। और इसके पहले अभी हम क्या देख रहे थे, तो 1955 वाला देख रहे थे, तो वो नहीं, केवल माता के लिए ये प्रोविज़न है कि अगर माता की नागरिकता के आधार पर किसी बच्चे को मतलब कि किसी बच्चे को नागरिकता प्रदान की जा रही है, तो उसका जो प्रावधान किया गया है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है, तो तीसरा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो ये है देशीकरण के द्वारा नागरिकता, और ये भारत सरकार जो है, भारत सरकार से देशीकरण का जो है प्रमाण प्राप्त, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र अगर प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति देशीकरण से भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये तो रहा देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता। ये भारत सरकार के द्वारा अगर आपको इस चीज़ का मतलब सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो आप देशीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब हम देखेंगे चौथा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सभी इम्पॉर्टेंट है। चौथा है हमारा पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और वो पंजीकरण कैसे किया जाता है अब हमें ये देखना है। तो जो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होती है उसमें आप देखेंगे कि कई आधार हैं। पहला तो इसमें आप 5 प्रकार से देखेंगे कि 5 प्रकार से आप पंजीकरण करा करके, या ये कहें कि 5 आधार हैं जिन आधारों पे आप पंजीकरण के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। तो वो 5 आधार कौन से हैं? सबसे पहला जो आधार है वो क्या है? तो सबसे जो पहला आधार है वो है वे व्यक्ति पंजीकरण करा सकते हैं या वे व्यक्ति पंजीकरण के लिए एलिजिबल होंगे जो 6 महीने पहले से भारत देश में रह रहे हों। सपोज दैट किसी ए व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, और किसके द्वारा? तो पंजीकरण के द्वारा। तो आज अगर उनको पंजीकरण कराना है तो आज से पीछे 6 माह पहले से वो भारत में रह रहे हों। अगर कोई व्यक्ति भारत में आज से 6 महीने पहले से रह रहा हो तो आज वो पंजीकरण कराने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दूसरी क्या है? तो जो हमारी दूसरी जो है एलिजिबिलिटी है, दूसरी एलिजिबिलिटी वो क्या है? तो दूसरी एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। तो जो अविभाज्य भारत, और अविभाज्य भारत कौन सा है? तो वही जब हमारा भारत देश मतलब कि मतलब वो जो पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब जो भारत देश था वो अविभाज्य भारत था, मतलब भारत था। तो अगर अविभाज्य भारत में वो व्यक्ति भारत में रह रहा था, लेकिन उसके पहले से मतलब वो भारत का ही व्यक्ति था लेकिन उस टाइम से ही कहीं और रह रहा था, तो वो व्यक्ति भी पंजीकरण करा करके भारत की नागरिक। तो तीसरा क्या प्रोविज़न है? तीसरा प्रोविज़न में आप देखेंगे कि ऐसी महिलाएं जो किसी भारतीय से शादी कर चुकी हों, ऐसी कोई महिला जो किसी भारतीय से शादी कर चुकी हो या फिर उसका प्लान है कि आगे चल के किसी इंडियन से शादी करनी है, तो उन्हें
पंजीकरण के रूप में भारत की मान्यता मतलब नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराती हैं तो उन्हें इस आधार पे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है कि वो किसी भारतीय से शादी कर चुकी हैं या फिर कल को भारत किसी इंडियन से शादी करना चाह रही हैं। तो ये तो हो गया तीसरा प्रावधान। अब हम देखेंगे भारत की नागरिकता मतलब पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करने का चौथा क्या प्रावधान है। तो जो चौथा प्रावधान है इसमें आप देखेंगे कि जो भारतीय नाबालिग जो किसी भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हों, भारतीय नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी नागरिक के नाबालिग बच्चे ये भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा आधार क्या ऐसी बात है कि ऐसे देश जो लोग राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किए हुए हों और वो लोग मतलब कि भारत देश में रह रहे हों या भारत सरकार में नौकरी कर रहे हों तो वो लोग भी पंजीकरण करा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 आधार रहे हैं। पांचों आधार एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। तो ये पांचों आधार कौन से रहे हैं। पहला आधार कौन सा है। पहला है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण या प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों वो लोग भारत में नागरिकता प्राप्त करा सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हों तो ये हो गई दूसरी एलिजिबिलिटी। और तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी ऐसी भी जो महिलाएं हैं वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं पंजीकरण के द्वारा। चौथा क्या है। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे। और पांचवा है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार में नौकरी करते हों आवेदन पत्र दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो 4 आधार रहे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। अब हम नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो 5वां आधार दिया गया है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का वो कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो 5वां जो है वो है भूमि विस्तार के द्वारा। तो भूमि विस्तार में क्या है एग्जैक्टली। तो सपोज दैट कल को युद्ध हो और हमारा जो भारत देश है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। तो अगर उसने पूरे के पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस समय जो लोग भी पाकिस्तान में रह रहे थे वो सब किसके द्वारा भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो भूमि विस्तार के द्वारा भारत के नागरिक बन जाएंगे। यानी कि ये स्वतः ही इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी पे अगर भारत सरकार का कब्जा होता है तो जिस भी भूमि पर भारत सरकार ने कब्जा किया वहाँ जो व्यक्ति पहले से रह रहे थे वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। और उसका बेस क्या बताया गया है। तो भूमि विस्तार यानी कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं वो जो है स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये तो हमने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 में आया था उसमें 5 आधार बताए गए थे जिससे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1986 में आया उसमें क्या कुछ उलटफेर किया गया, कुछ उसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो हम देखेंगे इसको। तो यही 1955 वाले में ही उलटफेर किया गया है तो क्या कुछ बदला गया है उसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली। तो इस अधिनियम के आधार पर जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था उसमें कुछ संशोधन किया गया है जिसमें हम पहला संशोधन देखेंगे। जो पहला संशोधन है वो क्या है। तो इसका जो पहला संशोधन है उसे हम देखने वाले हैं। ये रहा पहला संशोधन। तो पहले संशोधन में क्या प्रावधान किया गया है कि अब इसमें ये चेंज हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेगा तो उस व्यक्ति को नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो कोई एक पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और दूसरा क्या चेंज किया गया कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनना चाहता था तो जो पंजीकरण में आपने देखा कि इसके पहले 1955 वाले में पंजीकरण के लिए आपको पहले 6 माह से पहले भारत में रहना अनिवार्य था। अब ये जो की अवधि है इसको बढ़ा दिया गया है। अगर अब आपको जो है भारत देश का नागरिक बनना है तो कम से कम इसके पहले 5 साल तक आपको भारत देश में रहना होगा। अगर आप 5 साल से भारत देश में रह रहे हैं तभी आप पंजीकरण करा पाएंगे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो ये जो 6 माह की अवधि थी ये कम थी। अब 6 माह की अवधि वैसे भी कम है। सपोज दैट कोई टेररिस्ट आया 6 महीने से भारत देश में रह रहा है
और 6 महीने रहना कौन सी बड़ी बात है। 6 महीने से रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता मिल गई, फिर उसके बाद देखो फिर वो क्या आतंक मचा रहा है। तो 6 महीने बहुत कम थे। अब इसकी जो अवधि है इसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। तीसरा क्या सुधार किया गया है, तो जो तीसरा सुधार या तीसरा जो संशोधन किया गया है उसको देखते हैं। तो अगर आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता मतलब लेनी है, तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता कब प्रदान की जाएगी, जब वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। और पहले क्या थी, तो पहले ये मतलब कि जो अवधि थी वो 5 वर्ष थी, तो अब इस अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप देशीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 साल तक भारत देश में रहना होगा। और साथ में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो है वो जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पे लागू होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है ये जम्मू कश्मीर प्लस असम सहित भारत के संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू होता है। तो ये तो रहा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि भारत में जो नागरिकता का प्रोविज़न है वो कहाँ पे है। भारत में जो नागरिकता संशोधन 1955 था उसमें कौन कौन से आधार बताए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के लिए। हमने ये भी देख लिया कि भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 क्या था। अब हम देखेंगे कि यहाँ केवल आपको भारतीय नागरिकता मिलती ही रहेगी, केवल मिलती तो रहेगी नहीं, अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका अंत भी किया जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से भारत की नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा, उसके बारे में क्या प्रोविज़न किया गया है। तो भारतीय नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, तो हम पहले देखेंगे कि पहला क्या है। तो 3 आधार इसमें भी बताए गए हैं, 3 आधार पे आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। और वो 3 आधार कौन से हैं उसे अब हम देख। तो पहला क्या आधार है ये हम देखेंगे कि पहला आधार है कि आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर छीन ली जाएगा दैट मीन्स अगर आपने खुद से ही अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता से परित्याग कर दिया, यानी कि अपनी नागरिकता जो भारत की नागरिकता है अगर आपने उसको छोड़ दी तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। दूसरा क्या प्रोविज़न है, दूसरा है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, सपोज दैट कोई व्यक्ति श्रीलंका का नागरिक हो गया, श्रीलंका का हालांकि क्यों कोई नागरिकता लेने जाएगा, सपोज दैट कोई स्वीडन का जो है नागरिक हो गया, तो अगर आपने स्वीडन की नागरिकता ले ली तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तीसरा क्या प्रोविज़न किया गया है, तो तीसरा है सरकार के द्वारा छीनने पर। तो तीसरा है जो वो सरकार के द्वारा छीनने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और सरकार यूं ही क्यों छीनेगी, सरकार मतलब छीनेगी तब जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से भारत का नागरिक बन गया हो, या पंजीकरण कराने के 5 साल के भीतर ही किसी अन्य देश ने उसको अपने यहाँ 2 साल की जेल दे दी हो, तो इस तरह से भारत सरकार उससे नागरिकता छीन लेगी। और इसके साथ साथ एक और प्रोविज़न किया गया है, सरकार नागरिकता कब छीनेगी, यदि आप लगातार 7 साल तक भारत के बाहर रह रहे हों और भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कोई खबर ना दी हो, तब भी आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये कुछ प्रोविज़न थे जिसके आधार पर आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या क्या था, एक तो स्वयं आप उसका परित्याग कर दें, या फिर आप किसी अन्य देश के नागरिक हो मतलब नागरिक बन जाएं, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें, या फिर सरकार को बिना बताए या फरार रहें तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये कुछ प्रावधान थे भारत की नागरिकता से आपको वंचित करने के लिए। तो यही रही आज की एकदम छोटी सी क्लास, हमने सारी की सारी चीज़ें नागरिकता के बारे में देख ली। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी जो एम लक्ष्मीकांत की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हैं। नागरिकता को हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, कहाँ से, तो एम लक्ष्मीकांत बुक से, तो उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो आई होप आपकी क्लास जो आज की क्लास थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए। और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, और पूरी वीडियो आप देखेंगे तो मतलब ठीक ही रहेगा मेरे लिए भी, और आपको भी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।